स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉर्ट रिविजन्स फॉर चैप्टर सॉल्यूशन, है ना। चैप्टर का नेम क्या है? सॉल्यूशन है। ओके, तो सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ना है सबसे पहले कि सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। क्या होगा ये? होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे इसको। होमोजीनियस क्यों कहा? क्योंकि जब तक दो सब्सटेंस आपस में मिक्स नहीं होंगे वो सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर वो किस तरह का सॉल्यूशन होगा? अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं पर फिर भी हमने क्या किया, मिक्स किया और वो मिक्स नहीं हुए, सॉल्यूशन बनेगा बट दैट इज अ हेटेरोजीनस। वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? हेटेरोजीनस सॉल्यूशन होगा या हेटेरोजीनस मिक्सचर होगा। पर सॉल्यूशन का हम जो मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, जो चैप्टर है वो किसके बेस पे है? होमोजीनस मिक्सचर की बात करेंगे। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपने मिक्स किया और वो क्या हो गए? सोल्यूबल हो गया। दो कंपोनेंट को मिक्स किया वो सोल्यूबल हो गए, है ना। तो दैट मीन टू से दैट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर? ओके, अब होमोजेनस मिक्सचर है तो होमोजेनस मिक्सचर किसके? टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक है। पर हमने यहां पे जो सॉल्यूशंस पढ़ना है, मतलब हमने जो सॉल्यूशंस पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या है? टू कंपोनेंट। बाइनरी का मतलब क्या है? टू कंपोनेंट। अब उसके दो मेन कंपोनेंट वो कौन से हैं? एक होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। सॉल्यूट क्या होगा? जो सबसे कम अमाउंट में होगा, विच इज प्रेजेंट इन अ लेस अमाउंट, ठीक है। प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है। ओके, सॉल्वेंट क्या होगा? प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। पर कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कम सॉल्वेंट में ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी डिसॉल्व हो सकता है अगर उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है तो, ठीक है। सो सॉल्वेंट मीन टू से प्रेजेंट इन, विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो किस में प्रेजेंट होगा? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अंडरस्टूड है? नोट करना चाहते हो इसको नोट कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी हैव थ्री टाइप्स, ओके। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट सी हाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन, okay. Second is liquid solution and third is gaseous solution. Now why I said the three type of solution? अगर देखो, अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है, ठीक है, तो दैट कम अंडर कैटेगरी द सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है दैट विल नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। और हमारे पास अगर सॉल्वेंट क्या है? गैस है, तो दैट इज अ गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ओके, ये फर्दर थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? थ्री टाइप्स के। अगर सॉलिड का सॉल्यूशन सॉलिड के साथ ही है दैट इज अ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। अगर लिक्विड के साथ है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर गैस के साथ है तो सॉलिड गैस सॉल्यूशन, ओके। इसी तरह से हमारे पास अगर लिक्विड सॉल्वेंट है ना, तो किसके साथ सॉल्यूशन बना सकता है? सॉलिड के साथ भी बना सकता है, लिक्विड लिक्विड के साथ भी हो सकता है और गैस के साथ भी हो सकता है। अंडरस्टूड है? ओके। अब गैसेस भी थ्री टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है? गैस सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है और लास्ट में गैस गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो टोटल कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए हमारे पास? 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में? एग्जांपल में आ गया, जैसे मान चलो वाटर अल्कोहल का आ गया एग्जांपल कि विच काइंड ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, या आ गया सोडियम क्लोराइड और वाटर का कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, या प्यूमिस स्टोन करके कुछ इस तरह का आ गया, या उसकी जितनी भी एग्जांपल्स है सबकी एग्जांपल्स यहाँ पे आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यू में ज्यादातर आ सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स में तो 2 मार्क्स में देखो क्वेश्चन आपको कौन कौन से आने हैं। 1 मार्क्स वाले किस में आएंगे? केस बेस्ड हो गया या एमसीक्यू हो गया। बाकी सारे 2 मार्क्स के थ्योरेटिकल वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो उसमें तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन किस में पूछे जा सकते हैं? एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लाइक मान के चलो आपके पास है एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सॉलिड लिक्विड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की, लाइक मर्करी इन जिंक, अमलगम की बात करें, या सोडियम इन मर्करी, ठीक है। जिंक या मर्करी की बात करेंगे तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन है हमारे पास? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन,
लिक्विड इन, मतलब मरकरी में हम क्या ऐड करें, सोडियम ऐड कर दें, या मरकरी में हम क्या ऐड कर दें, जिंक ऐड कर दें, तो एमलगम बन जाता है। एमलगम क्या होता है, जिसमें मरकरी हो और दूसरा मेटल जैसे एक्टिव मेटल लाइक सोडियम या फिर जिंक, है ना, जो हाइड्रोजनेशंस के काम आते हैं अगर HCl के साथ उसके रिएक्शंस करवाएंगे। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है, ठीक है, ओके। तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ये कितने टाइप्स के हुए, 3 टाइप्स के हो गए, ओके। अब फर्दर इसमें चलेंगे, सॉल्यूशंस के बाद हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं कई तरीकों से, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड बाय विच वी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, कंसंट्रेशन कहां सुना है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। अगर मैं क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, देखो हमारे पास टर्म क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, देखो हमें पता है सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट की जितने भी अमाउंट प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, वही क्या है, कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशंस के कई टर्म्स होती हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन को कई तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। तो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, उसके फॉर्मूले भी मैं साथ में लिख सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज भी कहते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। तो ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं, देखो वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, तीसरी कौन सी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 3 टाइप्स की है, एक होती है ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, और कौन सी है, मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, है ना, नॉर्मेलिटी। तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, मतलब सॉल्यूट की अमाउंट किसी सॉल्वेंट में कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट बाय वेट से, वॉल्यूम बाय वेट से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ppm, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। चलो एक एक करके चलो बताओ थोड़ा सा कि वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट किस में लें, वेट में, ग्राम में, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। मान चलो बाइनरी कंपाउंड की बात कर रहे हैं और हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट का उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपोनेंट ए हमेशा क्या लेकर चलते हैं, सॉल्वेंट, कंपोनेंट बी को हमेशा क्या लेकर चलते हैं, सॉल्यूट। मतलब सॉल्वेंट को हमेशा हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। चलो अब वेट बाय वेट परसेंटेज कंपोनेंट बी की बात करो चाहे ए की बात करो, तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए ओवर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूले से आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है, वेट बाय वेट परसेंटेज। सेम ऐसे ही वॉल्यूम बाय ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, इसमें पूरे सॉल्यूशंस का जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉलिड होता है वहाँ पे, और सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। जैसे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड में हमारे पास, और सॉल्यूशन वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड फेज में होगा, उसका फेज सॉलिड तो होगा नहीं। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, मान के चलो हम बात कर लें जैसे NaCl की ही बात कर लें, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ NaCl, तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ NaCl ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। देन व्हाट वी कम टू नो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaCl। फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है 10% NaCl और ब्रैकेट में लिखा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये साथ में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा
10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है ना, ठीक है। क्योंकि देखो आगे ये कंसेप्ट आएगा, जैसे आपने 10 ग्राम लिया और 100 ml लिया तो 100 ml पूरा डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं और सोडियम क्लोराइड इसी में मिक्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम के साथ हम उसको कंपैरिजन नहीं कहेंगे कि 90 ml लिया हमने, नहीं, हमने सॉल्यूशंस टोटल 100 ml बनाना होता है इसमें, ठीक है। आपने 10 ग्राम ले लिया, ठीक है, बीकर में मान के चलो, आपने वाटर ऐड किया, पहला लिटिल अमाउंट ऐड किया, ठीक है, ताकि मैक्सिमम डिजोल्व हो जाए। जब भी सॉल्यूशन बनाना होता है सॉल्यूट को हम मिनिमम सॉल्वेंट पे डिजोल्व करते हैं। फिर जो डिजायर्ड वॉल्यूम होता है 100 ml डिजायर्ड है हमारा, तो जैसे हमने 10 ml या 20 ml में पहले डिजोल्व कर लिया 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते जाते हैं जब तक कि वॉल्यूम क्या ना हो जाए 100 ml। तो उसमें हम ये नहीं बता सकते कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम 90 ml रिक्वायर्ड है, 95 रिक्वायर्ड है या पूरा 100 रिक्वायर्ड है, इसका आइडिया नहीं होता उसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी सॉल्यूशंस बनाते हैं तो मिनिमम अमाउंट में पहले डिजोल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिजायर्ड वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं उसको ऐड करके, ठीक है। अंडरस्टूड है ये? ओके। जैसे लैब में आप लोगों ने किया भी था, बताया था कि सबसे पहले मिनिमम अमाउंट में डिजोल्व करो, उसके बाद जो रिक्वायर्ड है, निशान जहां तक लगा हुआ था हमारे ट्रेशर उसमें फ्लास्क में, ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके, अंडरस्टूड है? ओंकार अंडरस्टूड है बेटा? ओके, मानसी? ओके, चलो नाउ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो इन केस ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगेन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और टोटल वॉल्यूम में क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, ठीक है। अंडरस्टूड है? तो पीपीएम पे चलें अब। चलो अच्छा, पीपीएम पे चलते हैं। पीपीएम चलने से पहले मैं एक और बात बता देता हूं। जैसे हमने ये वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात की, पीपीएम में सेम हमने वेट बाय वेट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से भी कर सकते हैं और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के हिसाब से भी। डिफरेंस क्या है, यहां पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से किया ना। अगर मैं इसको 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब किसी सॉल्यूट का कितना पार्ट 1 मिलियन में, सॉरी 1 मिलियन में प्रेजेंट है। मतलब सॉल्वेंट हमने मान के चलो मिलियन लीटर ले लिया, मिलियन ml ले लिया, मान के चलो 10 पावर 6 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसमें किसी सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। अब जैसे यहाँ पे हमने 100 लिया तो मतलब 100 ml में कितना प्रेजेंट है अमाउंट। अब डिफाइन कैसे करेंगे, मान चलो वेट बाय वेट परसेंटेज है, डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, अगर वेट बाय वेट है। अगर वॉल्यूम ले रहे हैं तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह से पीपीएम को कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलियंस, मिलियन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या मिलियन ml ऑफ सोल्यूशन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इससे क्या मल्टीप्लाई कर दूं 100 के प्लेस पे 10 टू द पावर 6, तो वो किस में आ जाएगा, फिर पीपीएम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूं, तो इसको अगर आपने एक बार इसको फॉर्मूला याद कर लिया तो इसका मतलब पीपीएम्स वाले फॉर्मूले याद हो गए, ठीक है। ये देखो अब मैं यहां पे क्या लिख दूं, ध्यान देना, जहां पे मैंने क्या लिखा था, पार्ट्स पर मिलियन, कंपोनेंट ऊपर ए लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं ए, और यहां पे मैं क्या कर दूं 10 पावर 6, सिंप्लीफाई हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से 10 पावर 6, ठीक है, पीपीएम ऑफ NaCl, यहां पे वेट ऑफ NaCl यह है, वेट ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इजी हो गया। और यहां पे भी सेम ऐसे ही पीपीएम ऑफ कंपोनेंट ए, अगर वो हमारे पास सॉल्यूट अगर वॉल्यूम में है तो, क्योंकि देखो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और सॉल्वेंट हमारा वो भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पीपीएम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, और बस हमें करना क्या होता है, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा पार्ट्स पर मिलियन में आ जाता है। अंडरस्टूड है? आगे चले। ओके, व्हाट इज मोलैरिटी? व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं मोलैलिटी को? रिप्रेजेंटेशन कैसे, सिंबल क्या होता है इसका? कैपिटल एम। कैपिटल एम इज टू, अगर सिंप्लीफाई करके देखें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल होता है जनरली, तो एन बी ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर हमने सॉल्यूशन किस में लिया है? ml में लिया है। तो अगर लीटर में होता है सॉल्यूशंस का वॉल्यूम, तब हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। और नंबर ऑफ मोल जो है बी का मतलब क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। ए का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। बी का मतलब सॉल्यूट लेकर चलना है। तो एनबी की जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग? एनबी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ओवर मोलर मास, यही लिखते हैं हम लोग। और मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? गिवन मास ओवर मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। इस तरह से मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, अब मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगेन, पर यहां पे क्या लेंगे हम? वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से, अगर हम ग्राम में इसका वॉल्यूम लेकर चल रहे हैं तो, वेट लेकर चल रहे हैं तो। क्लियर हो रहा है? ओके, अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछना है। ठीक है? ओके, उसके बाद क्या आता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से पहले नॉर्मेलिटी कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी, अच्छा यूनिट क्या होगी भाई मोलैलिटी की? पहले ये बताओ। मोल पर लीटर। ठीक है, और मोलैलिटी की मोल, और यहां पे क्या है? ग्राम तो है, और मल्टीप्लाई 1000 से कर दे तो किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोग्राम में। तो क्या होगा? मोल पर किलोग्राम। ठीक है, नॉर्मेलिटी पे आ जाओ। देखो यूनिट पूछी जा सकती है एमसीक्यू में, हो सकता है सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। सिंपल क्वेश्चन भी तो होंगे, ऐसा नहीं कि सारे डिफिकल्ट होंगे। एमसीक्यू है तो इसका ये मतलब नहीं कि नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस डालेंगे, नॉर्मल लेवल के भी रहेंगे, तो हो सकता है यूनिट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसका? सॉल्यूट का। सिंपल सी बात है, सॉल्यूट का। देखो आप कोई भी आप देखोगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ऊपर हमने सबके क्या लिया हुआ है? सॉल्यूट। नीचे क्या लिया हुआ है? सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। तो हमेशा ऊपर किस में रखते हैं? हम सॉल्यूट को रखते हैं। नीचे हमेशा क्या रखते हैं? सॉल्वेंट या सॉल्यूशंस को रखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से। अगर हमने ml में कैलकुलेट करना है तो, लीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द नॉर्मेलिटी। मोल फ्रैक्शंस क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ वी कैन डिफाइन द मोल फ्रैक्शन? इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल की जो रेशियो होगी दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? XA इज इक्वल टू NA ओवर NA प्लस NB, या टोटल नंबर ऑफ मोल। ओके, बी कंपोनेंट के लिए NB ओवर NA प्लस NB, और साथ में क्या है? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड है? चलो, तो ये है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक पे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलो देखो सॉल्युबिलिटी। ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी में कई ऐसे सब्सटेंस हैं जो सोल्यूबल होते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, कई ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होंगे, हम जिसे कहते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल होना है, स्पेरिंगली सोल्यूबल, जिनकी कंसंट्रेशंस 0.001 से भी क्या हो? कम हो अगर डिसॉल्व करने पर। और इसी तरह से जो तीसरी कैटेगरी है वो इनसोल्यूबल की आती है, मतलब सब्सटेंस बिल्कुल ही सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, नाउ हाउ वी कैन डिफाइन द सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर्स पर तो गैस की डिपेंड करती है, सॉलिड की डिपेंड नहीं करती। चलो फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। हाउ वी कैन डिफाइन द सॉल्युबिलिटी?
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं कहूँ 100 ml गिवन अमाउंट है तो 100 ml में हम देखेंगे। अगर हम कहेंगे 1 लीटर तो हम 1 लीटर में समझेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी फिक्स रखना है, वॉल्यूम भी फिक्स रखना है। अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को फिक्स नहीं रखोगे तो फिर वो सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो सॉल्युबिलिटी वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि मान के चलो 10 ग्राम कोई सब्सटेंस है, 10 ग्राम 100 ml में सोल्यूबल हो रहा है, ठीक है, और 1 लीटर की अगर बात करेंगे तो उससे ज़्यादा अमाउंट सोल्यूबल हो जाएगी। 2 लीटर की बात करेंगे उससे ज़्यादा अमाउंट। तो वॉल्यूम पर और टेम्परेचर पर, दोनों पर डिपेंड करती है। कई चीज़ें हैं डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो मान के चलो शुगर की बात कर लेते हैं, ठंडे पानी में डिजॉल्व करोगे, आजकल डिजॉल्व करोगे, जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगी। गर्मियों में है या गर्म पानी करके डिजॉल्व करोगे, डिजॉल्व हो जाएगी। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। क्लियर, ओके। अब सॉल्युबिलिटी कई फैक्टर्स हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के कई फैक्टर्स हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो सॉल्युबिलिटी के कई फैक्टर हैं। सबसे पहला है सॉल्यूट सॉल्वेंट नेचर। सॉल्यूट सॉल्वेंट नेचर की बात करेंगे, ठीक है। सॉलिड लिक्विड की, यहाँ पे मैं सॉलिड लिक्विड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी में किसकी बात कर रहा हूँ, सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहा हूँ। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है और हमारे पास सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। ओके, सॉल्यूट सॉल्वेंट नेचर। अब अगर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर हैं तो डिजॉल्व होंगे, क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्सल लॉ क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये याद रखना है, ये क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये ऑर्गेनिक में मैंने भी कई बार बताया हुआ है। अगर दोनों सब्सटेंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, पोलर हो, तो दे आर द सोल्यूबल इन ईच अदर, ठीक है। जैसे अल्कोहल और वाटर मिक्स हो जाते हैं आपस में। लिक्विड लिक्विड की अगर बात करें, NaCl आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होगी वहां पे, ठीक है। NaCl आयन बनाएगा, वाटर क्या है, डाइपोल आयन होता है, डाइपोलर आयन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आता है ना उस पर, इसलिए उसे डाइपोलर आयन कहते हैं हम लोग। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी, तो पोलर आयन डाइपोल टाइप का अगर बन रहा है तो सोल्यूबल होगा। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर एक जैसा नेचर है तो डिजॉल्व। जैसे मान चलो आप लोगों का नेचर मैच करता है तभी तो फ्रेंडशिप होगी। नेचर ही नहीं मैच कर रहा तो फ्रेंडशिप नहीं होगी, बस सीधी सी बात ही है। तो नेचर मैच करना चाहिए। तो लाइक डिजॉल्व लाइक की बात करें, बांधी है कि नहीं दोनों दी, बांधी है बच्चे, फिर ठीक है। अच्छा क्लास ही नहीं जाने दे। अच्छा मेरे एग्जाम्पल ओके। तो लाइक डिजॉल्व लाइक दी आप गल करते हैं, ठीक है। आप अपने टॉपिक देने वापस ओके। सो लेट टॉक अबाउट द लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर नेचर एक जैसा है तो सोल्यूबल होगा, अगर नेचर एक जैसा नहीं है तो सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो उसके बाद सॉलिड, इसके बाद किसकी बात कर लें, टेम्परेचर की बात कर लें। दूसरे नंबर पे क्या है फैक्टर, हमारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की मैंने अभी भी एग्जांपल दी थी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जनरली, पर वो किस केस में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी दो तरह की हो सकती है। टेम्परेचर के बेस पे देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी दो तरह की मतलब क्या हो सकती है, एक हो सकती है एक्सोथर्मिक टाइप की और एक क्या हो सकती है, एंडोथर्मिक। मैं इसकी एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक जैसे आप एसिड को, जैसे जनरली मैं लैब में एसिड्स को डिल्यूट करता था तो वो काफ़ी हीट अप हो जाता है, ठीक है। मतलब एसिड को वाटर के साथ इंटरेक्ट कराओगे, कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। और अमोनियम क्लोराइड हो गया, जैसे अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड, अगर आप उसको वाटर में डिजोल्व करते थे तो काफ़ी वो ठंडा हो जाता था, जो लिक्विड है सोल्यूशन जो बनता था काफ़ी ठंडा हो जाता था, काफ़ी कूल डाउन हो जाता था। तो वो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन थी। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे टेम्परेचर के बेस पे दो तरह की है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, अपोजिट होगा, ठीक है। ये तो वो वाली गल होगी, मतलब लाइक कि किसी आदमी को ना गुस्सा आया हुआ है, आप उसको और चिढ़ा रहे हो तो और गुस्सा आएगा, स्टेबल थोड़ी होगा वो। तो वही वाली बात है कि एक तो एक्सोथर्मिक और आप क्या कर रहे हो, उसको टेम्परेचर और दे रहे हो, ठीक है। एक तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक और टेम्परेचर और दोगे तो वो स्टेबल थोड़ी होगा, सोल्यूबल नहीं होगा फिर वो, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और यहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड हो रहा है।
ओके, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, टेम्परेचर का हो गया। उसके बाद हम बात कर लें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है जब हम प्रेशर की बात करेंगे, तो कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर प्रेशर्स का सॉलिड इन लिक्विड के केस में, सॉलिड इन लिक्विड के केस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, और यहां पे हम किसकी बात करेंगे, लिक्विड और गैस इन लिक्विड की, ठीक है। गैस लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, और गैस लिक्विड सॉल्यूशन में हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। कई गैसें, देखो गैसेस सोल्यूबल हैं नहीं है, कोई गैस होगी ज़्यादा सोल्यूबल होगी, कोई होगी कम होगी, किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है सल्यूट सॉल्वेंट नेचर, सल्यूट सॉल्वेंट नेचर, ठीक है। अब सल्यूट सॉल्वेंट नेचर यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, अब देखोगे जैसे अमोनिया गैस है, दो तरह की गैस है, मैं दोनों का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो एक एग्जांपल है अमोनिया की, और एक एग्जांपल है O2 H2 टाइप की डायटोमिक गैसेस, और एक इस तरह की गैस है, या फिर HCl टाइप की गैस है। तो ये जो ऊपर वाली गैसेज हैं ये पोलर गैसेज हैं, किस तरह की हैं, नेचर में पोलर हैं। मान लीजिए भाई अमोनिया हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ये सब पोलर है, और ये सब क्या है, नॉन पोलर। चलो अब बताओ कि वाटर में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, पोलर वाला। इसका मतलब अमोनिया और HCl गैस वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा वो सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वाटर पोलर है। अब हमारे पास मान के चलो सॉल्वेंट नॉन पोलर हो, तो ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो गैस खुद कैसी है, पोलर है या नहीं है। लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा सोल्यूबल होगी और ये कम सोल्यूबल होगी। आगे चलें, अंडरस्टूड है, ओके। दूसरी बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी बात कर लें, टेम्परेचर। तो आपने एक बात ये समझना है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलो अब आप आंसर बताओगे, मैंने आपको हिंट दे दिया कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो, अंडरस्टूड है, ओके। अब हम प्रेशर की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे, प्रेशर। तो प्रेशर की यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब क्योंकि गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पता है कि गैस का नेचर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का नेचर है उसका, तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ना चाहिए, है ना। तो अब यहां पे सॉलिड के केस में क्या था, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में किस प्रेशर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं था, पर यहां पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ के अंदर, ठीक है। तो लेट डिस्कस अबाउट द हेनरी लॉ, ठीक है। आ जाओ फिर हेनरी लॉ पे, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हेनरीज लॉ, ओके। तो हेनरी लॉ को अगर डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो मेरे यूट्यूब पे सॉल्यूशन वाला वो टॉपिक पढ़ा हुआ है हेनरी लॉ, ठीक है। मैं लिंक भेज दूंगा, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। मतलब हेनरी लॉ को 3 तरह से मैंने स्टडी करवाया हुआ है वहाँ पे, 3 टाइप से। क्यों, क्योंकि हेनरी लॉ जनरली क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, यही होती है। तो सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होती है वो कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन के बेस पे भी हमने बताया हुआ है, और कंसंट्रेशंस मास के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। तो हेनरी लॉ को 3 तरीकों से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, कैपिटल एस। देखो 3 तरह से मैं बता देता हूँ, मेरे बहुत ही शॉर्टकट में, ठीक है, ठीक है। पहला सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर, पहला लॉ। दूसरा मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तीसरा मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है,
यूनिट का भी डिफरेंस नहीं देख, यूनिट का थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, जैसे मोल फ्रैक्शंस की कोई यूनिट नहीं होती। मास की यूनिट ग्राम, सॉल्युबिलिटी की यूनिट भी ग्राम, कितने अमाउंट डिसॉल्व है ना। तो तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये समझना है कि ये सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की इन लिक्विड, मास किसका, गैस का इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का इन लिक्विड। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। चलो अब इसमें और समझेंगे। अब मैं एक बॉटल ड्रिंक, ये वाली देखो, एक बॉटल ड्रॉ कर रहा हूं कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, यू ऑल वेल नो अबाउट माई ड्राइंग, है ना। चलो ओके, तो ये कोल्ड ड्रिंक फील्ड है। अब समझना है इसमें, ये लिक्विड है, लिक्विड वाला पार्ट है। देखो गैस जो है ना इक्विलिब्रियम में रहती है, कहाँ पे, ये कौन सी है, अनडिजॉल्व गैस। यहाँ पे कौन सी होगी, जो डिजॉल्व, जो गैस डिजॉल्व नहीं है, अनडिजॉल्व गैस। और इस पे क्या है, डिजॉल्व गैस है, ये समझ में आ रहा है। इसमें अनडिजॉल्व गैस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इनमें आपस में इक्विलिब्रियम होता है। अब समझना है, इस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा, गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उतनी गैस उतनी ज्यादा इसमें डिजॉल्व होगी। यही हेनरी लॉ ने बताया है, ठीक है। यही हेनरी लॉ ने बताया कि प्रेशर जितना ज्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। अब